अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ शाइस्ता यास्मीन और सिलसिला है आओ करें बातें तलाशें हल। आज सितंबर की 15 तारीख़ है और आपको पता है कि फ्राइडे के दिन हम फेसबुक पे आपके साथ लाइव बातचीत हमारी होती है। आज हमारे साथ दोनों ख़वातीन जो हैं, तस्नीम अहमद साहिबा और डॉक्टर तायरा, ये हमारे साथ होंगी इंशाल्लाह। और आज फ़ौरन से पहले मैं इन लोगों को ऐड कर रही हूँ कि इनका जो गिला होता है ना कि मैं इनको बहुत लेट जो है वो आने होती है, तो वो कम अज कम आज इनको नहीं होगा, होपफुली। तो लेट्स सी के अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी बस कर ही रही थी मैसेज कि आप मुझे ऐड करें और आपने कर क्या दिया। हाल है आपके आज? कैसे आप कैसे आप जल्दी ऐड हो गए? मौजज़ा मौजज़ा। मौजा, हाँ। मैं बस डॉक्टर तायरा पे देख रही हूँ कि डॉक्टर तायरा ने मुझे रिक्वेस्ट भेजी है या नहीं। तो अभी तक बस उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट नहीं भेजी, तो जैसे ही भेजती है तो मैं उनको ऐड करती हूँ। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक? मैं ठीक ठाक हूँ और बस आपको पता ही है जो हमारे काम चल रहे होते हैं, जिसमें थोड़ी मगजमारी भी होती है, थोड़ी खिचखिच भी होती है, थोड़ी ज़हनी अजियत भी होती है और बहुत कुछ होता है। तो बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। डॉक्टर तायरा को मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ और ऐड कर रही हूँ। मैंने कहा तस्नीम जो है ना वो मुझे लग रहा है गर्मी है या गुस्सा है बहुत ज्यादा या क्या चक्कर है, बहुत हेलो चीजों की समझ नहीं हेलो आती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? क्या हाल बिल्कुल है? ठीक। ओ आई मिस यू पीपल सो We मच miss you लास्ट so वीक much, एंड डॉक्टर आई एम तायरा। टेरिबली सॉरी। आप अगर आप हमारा वो मैं प्रोग्राम सुन इतनी अगर आप हमारा पिछला ज्यादा प्रोग्राम देखें और सुने तो आपको अंदाजा होगा कि आप पता नहीं आपको हिचकियां क्यों नहीं आई। हम तो आपको मुस्तकिल याद कर रहे थे। नहीं, मैं कुछ ऐसा हो हम ये समझ रहा था कि रहे थे कनेक्ट बिल्कुल। नहीं हो रहा था और मैं आप लोगों को मैसेज भी नहीं कर पा रही थी। मैं कुछ ऐसी सूरत हाल में थी कि मैं पागलों की तरह कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ भी वो कनेक्शन का वास्ता नहीं बन रहा था। और मैंने कहा ओ मेरे खुदाया, एक तो पाँव में चक्कर है, मैं कुछ इधर उधर भी बहुत होती हूँ और इधर उधर होने में डॉक्टर वहाँ तायरा, बस ये सारा कुछ आपको हो ना गया। तस्नीम की तरफ से और आसानी अक्स की पड़ते तरफ से रहते हैं। हैप्पी बिलेटेड हाँ बर्थडे। हाँ, हमने कहा हम आपसे देर हो गई मगर ये कि हमने पिछले हफ्ते भी आपको विश किया थैंक था यू। और आप फिर से कर रहे हैं। हाँ, थैंक यू सो मच। असल में कुछ बर्थडे का ही चक्कर था कि मेरे बच्चों ने कुछ प्लान किया हुआ था और बस मैं उसमें वो आपको स्टोरी मिलने पे सुनाऊंगी। और चले। आप तो मैं अपने हल्के से भाषण का थोड़ा सा आगाज कर लेती हूँ ताकि जो है वो लोगों को पता हो कि हम क्यों इकट्ठे होते हैं हर फ्राइडे के दिन। सो देखने वालों के लिए आओ करें बातें तलाशे हल पिछले 6 महीने से एक कोशिश है हमारी जिसमें हम गायनी फेमिनिज्म के हवाले से बात करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि खवातीन की जो सेहत है उसके हवाले से जो टेबू बनाया हुआ है और जो स्टिग्मास उसके साथ अटैच किए हुए हैं, कम से कम उसको हम किस हद तक तोड़ने में, कम करने में कामयाब हो जाए ताकि खवातीन की जिंदगियां सहल हो सके। हर फ्राइडे को आपसे मुलाकात होती है। इसमें हम पहला जो सेक्शन है उसमें तस्नीम और डॉक्टर तायरा आपस में समाजी मसाइल जो कि सेहत के हवाले से वन वे और दी अदर अटैच होते हैं उन पे बात होती है और फिर जो सेकंड हिस्सा है उसमें हम आपके सवालात डॉक्टर तायरा के आगे रखते हैं और डॉक्टर तायरा फिर उनके जवाब देती है। आप ये सवालात व्हाट्सएप नंबर 0333019476 पर हमसे करते हैं। अदरवाइज फेसबुक के इनबॉक्स आप लोगों के सामने है, कमेंट्स में भी आप अपने सवालात उन्हें भेज सकते हैं। तो ये एक छोटा सा भाषण था। तस्नीम, ओवर टू यू। आप ना आज जो है वो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड लग। हाँ क्योंकि शाइस्ता को पता है कि हमारा एक इनफॉर्मल ग्रुप है और उसमें हम डिस्कशन करते हैं एंटरटेनमेंट मीडिया के ऊपर और पिछले दिनों एक सीरियल पे हमने डिस्कशन की जो बज़ाहिर तो वो
कहने वालों का कहना था, जो बनाने वाले हैं उनका कहना था, प्रोडक्शन कंपनी और सारे लोगों का, कि नहीं नहीं उसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं। मगर वो वाक़तन एक ऐसे रेप केस पे मबनी था जो अभी हमारी यादों में बिल्कुल ताज़ा है, जो 2-3 साल पहले ही हुआ था और एक हाईवे पे हुआ था। तो उस पे बहुत लंबी डिबेट चली और वो मुतासरा खातून खुद बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी, बहुत ज़्यादा। उन्होंने कहा कि मेरा ट्रॉमा दोबारा मेरे सामने लाया गया है। बहुत सारे ग्रुप वालों का ये था कि इसको फ़ौरन के फ़ौरन जो है एक तरह से या तो चैनल बंद कर दे उसको, या उसमें कुछ इस्लाह करे। इस्लाह करना आपको पता है हमारे लिए मुमकिन नहीं होता। तो फिर वो पैमरा के पास भी बहुत सारी शायद शिकायतें गई थी, हमारी अकेली नहीं थी, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा हमें ही कटघरे में खड़ा किया गया है। मगर हमारी अकेली शिकायतें थी, बहुत ज़्यादा शिकायतें गई थी। तो पैमरा ने उस पे बैन लगाया, मगर पैमरा ने बड़े मज़े की उसमें जो तौजीह पेश की वो ये थी कि जी ऐसे ड्रामों से ये तासुर मिलता है कि पाकिस्तान में ख़वातीन महफूज नहीं है। भाई नहीं है, इसको आप भी मान लें और हम भी मानते हैं कि ख़वातीन महफूज नहीं है। हाँ, यानी अभी तक उन्हें बहुत कुछ बहुत शक ज़्यादा है शक कि है। खवातीन महफूज हाँ, हैं, यानी जो वो हाँ, अपनी किसी बिल्कुल। यूटोपिया में रह रहे हैं जिसमें ना वो ये रेप के केसेस देखते हैं, ना चाइल्ड अब्यूज के केसेस देखते हैं, ना सड़कों पे मोटरवे पे होने वाला अब्यूज उन्हें याद है, ना रानीपुर की फातिमा याद है, ना डीजी खान की संसार होने वाली जो कि इसी महीने की बात है औरत याद है, ना डॉक्टर सिद्रा जिसके अब्बा ने उसके कनपट्टी पे गोली रख के मार दी, ना वो याद है। यानी कुछ याद ही नहीं है उनके लिए, सब हरा हरा है। और हरा हरा इसलिए है कि मर्दों को बजाते खुद कुछ नहीं सफर करना पड़ता बाय डिफॉल्ट। छोटे बच्चों को अगर हम निकाल दें तो बाय डिफॉल्ट इट इज देयर बिल्कुल। वर्ल्ड। तो बस इसी पे सो हमारी पैमरा की बातचीत हो रही बात थी सुन और के तो फिर खैर वो बैन लग गया। तो कुछ लोगों का था कि भाई बैन आंसर, हमने कहा हम भी बिल्कुल पाबंदी के खिलाफ है, इजहार राय का हक सबको है, आज़ादी सबको होनी चाहिए। आज़ादी के साथ जिम्मेदारी भी आती है, आप क्या चीज़ दिखा रहे हैं, कैसे दिखा रहे हैं, उसमें वार्निंग है या नहीं, उसमें उस मुतासरा खातून या उसके फैमिली से इजाज़त ली थी या नहीं ली। सारी दुनिया में इन वाक़यात पे मूवीज़ बनती हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ बनती हैं, मगर उनको बनाने का मकसद क्या होता है? क्या रेटिंग्स चाहिए आपको? क्या आपको कोई ऐसा मैसेज देना चाहिए कि वाक़ई में ये जो वाक़या, एक तो ये रेप को हादसा कहना ही एक अहमकाना चीज़ है कि ये रेप हादसा बिल्कुल नहीं होता। ये बहुत सोची समझी एक चीज़ होती है, जो कोई भी मर्द बहुत सोच समझ के रेप करता है। वो ऐसे ही नहीं होता कि वो रास्ते चलते किसी औरत के ऊपर चढ़ जाए। ये एक सोची समझी चीज़ होती है। सो खैर बहरहाल ये सारी बातें थी। तो it's a it's a power, पावर it's गेम, actually rape बिल्कुल is the बिल्कुल। पावर गेम। जो लोग इसे सेक्स से जोड़ते हैं दे आर एंटायरली रॉन्ग, क्योंकि आप खुद सोचें कि आपको सेक्स प्लेजर क्या मिल सकता है जब नीचे एक विक्टिम जो है वो चीख चिल्ला रहा है और लाइक देयर इज ए केओस, और वो भागने की भी कोशिश कर रहा है और रेजिस्ट करने की भी कोशिश कर रहा है। सो इट्स बेसिकली इट्स नॉट बिल्कुल द सेक्सुअल थिंग, इट्स ए पावर हंगर। और पावर हंगर जो मर्द हजरात के जहन में कहीं ना कहीं कंट्रोल बटन फॉर द वुमन एंड नॉट फॉर देमसेल्व्स है, वो इसको ट्रिगर करता है। प्लस सोसाइटी में जो बहुत से एलिमेंट्स हैं जिसमें उन्हें लगता है कि हम किसी वक्त भी कुछ भी कर सकते हैं एंड इट इज आवर राइट और समथिंग, वो उससे ट्रिगर होता है। और अभी आप जो पैमरा की बात कर रही थी कि इन्होंने ये दिखाया, मैंने ड्रामा नहीं देखा लेकिन बहुत सी बातें सुनी। लेकिन आपको पता है दिस इज ए वेरी जी वेरी सेंसिटिव इशू। आपने अफेक्टेड जो भी वाकया है, अगर वो बहुत रीसेंट है और वो खातून इर्द गिर्द ही मौजूद है या कोई भी उससे मिलता जुलता किरदार मौजूद है जिससे आपने मुतासिर होकर बनाना चाहा है, तो फर्स्ट ये है कि यू नीड परमिशन। ठीक है, क्योंकि आप कोई अपना मेमोर नहीं लिख रहे, आप एक जो हुई जग बीती आप उस पे कहानी वो कर रहे हैं, आपकी उसमें इन्वॉल्वमेंट जीरो है।
एक तो ये चक्कर है, दूसरा ये है कि ये इसमें बहुत सारे अखलाकी पहलू आते हैं। आप किस लिहाज से, किस एंगल से दिखाते हैं कि उसमें आपका इरादा उस सारे वाक़े को कंडेम करने का है, उसमें उस खातून से, यानी आप हाँ, तो करना इस क्या पे चाह रहे हैं असल में बेसिकली। कुछ लोगों का ये ठीक है, ख्याल था कि नहीं, बड़ी पॉजिटिव मैसेजिंग दी गई है। उस खातून की बेटी उससे कहती है कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि एक जो हमने देखा था, जो टिकर टाइप था कि जैसे मुर्दे में जान दोबारा नहीं आ सकती, वैसे ही लूटी हुई इज्जत दोबारा नहीं आ सकती, जो मेरे लिए मेरा दिमाग भग से उड़ ओ गया था। माय अब गॉड, उसको ओ माय पढ़ने के गॉड। बाद और अगर मेरा कोई ओ, यानी इसका मतलब है कि इज्जत किसी ऐसी चीज का नाम है जिससे अगर एक मर्द जबरदस्ती आपके अंदर पेनिट्रेशन कर ले, सॉरी टू यूज टू बी, सॉरी टू बी सो एक्सप्लिसिट, बट आई नीड टू बी, यानी अगर एक मर्द जबरदस्ती पेनिट्रेशन कर ले एक औरत के किसी भी होल में, तो इसका मतलब ये है कि उस औरत की नहीं, इज्जत और उस उसको जीने सुराख का में हक रखी खत्म हो गई थी। चुका है, ये भी उस बात है। नहीं, और वो औरत बिल्कुल। ह्यूमन बीइंग है ही नहीं, यानी उसकी व्हाट इज इज्जत, व्हाट इज इज्जत, एक्सप्लेन मी द इज्जत, explain is like और what is नहीं, izzat मुझे means, मुझे इस पे like भी था, your डॉक्टर dignity, ताहिरा आपकी बात your वो कर रही हूँ, मुझे इस पे भी था कि इज्जत सिर्फ औरत की ही गई, उस मर्द की नहीं गई जिसने ये अमल किया। उसके घर वालों की इज्जत का कुछ अता बिल्कुल पता नहीं, जिनके घर में रेपिस्ट पैदा होते हैं, जो रेप करते हैं। बहरहाल तो इस पे सारी जो गुफ्तगू थी वो ये थी कि नहीं नहीं नहीं, इस औरत की बेटी ने बड़ा सपोर्ट किया उसको, उसने कहा नहीं, आपकी जिंदगी खत्म नहीं हुई। जी नहीं, इज्जत का जी देखें, सॉरी मैं भी आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन इज्जत का एक ही मतलब है, ऑनर, योर क्रेडिबिलिटी, योर डिग्निटी। सो डू यू मीन टू से दैट औरत की ऑनर, डिग्निटी एंड क्रेडिबिलिटी बिल्कुल होती है और मर्द का कुछ नहीं होता? यानी if he is doing even this rape type of the inhuman things and the power hunger, तो मतलब ये है कि अगर वो आपका भाई है या बेटा है तो then you are या not embarrassed at what he did, और अगर वो खुद है तो then he himself is thinking that nothing has gone to do and his penetration does not cause anything to him. बिल्कुल So rape is not the one-sided picture. It's not the one side of a coin. It's a coin which has two sides. So the rapist is more and he should be more accountable guilty because and held, he yeah is the person who has, and because he has crossed the line, he has crossed the line of the autonomy of some other person. Sorry to speak in English, लेकिन मैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे देखने वाले हैं जिन्हें अंग्रेजी शायद इतनी नहीं आती, तो इसका मतलब ये है कि किसी की जात के अंदर जाना या किसी की जात के इर्द गिर्द जो लाइन है उसे क्रॉस करना, ये उस मर्द के लिए शर्म का बिल्कुल। मकाम होना सो चाहिए। बहरहाल तो इस पे बड़ी बहस थी, और मेरा मानना ये था कि ड्रामा सबने देखा था, जिन्होंने कमेंट किया उन्होंने भी देखा था, और हमारा यही था कि ख्याल कि जब तक हमारे मीडिया चैनल्स और प्रोडक्शन हाउसेस उनके अंदर इतनी हसासियत या इंसानियत नहीं आ जाती कि वो जब भी कुछ बनाएं तो औरों का भी सोचें, सिर्फ अपना ना सोचें, अपने चैनल का ना सोचें, ये सोचें सिर्फ अगर ये नहीं, और सिर्फ ये सोच लें कि यही वाकया उनकी घर की किसी खातून के साथ होता तो वो बनाते चैनल पे ये ड्रामा। देखें मोटिव है ना, कि आपको इस ड्रामे को हाईलाइट करने के पीछे मोटिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। दुनिया में हर बात का एक ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, जैसे तस्नीम मैं और आप सर फोड़ते हैं तो हमारा एक ऑब्जेक्टिव है। अगर हम यानी बैठ के दिन रात जूते खाते हैं तो हमारा एक मोटिव है। मोटिव ये है कि अगर हमें थोड़ी सी ज्यादा अवेयरनेस है तो हम अपने हिस्से
हम अपने, इन्होंने लिखा हुआ है, एक कमेंट आ रहा है, बायस्टैंडर्स ऑफ द टॉक अबाउट द बायस्टैंडर्स ऑफ द सेक्सुअल असॉल्ट। सो आई डोंट नो, बायस्टैंडर्स ये रिलेटिव्स की बात कर जो रही हैं हाँ, या मेरा जो ख्याल इर्द से गिर्द खड़े इर्द होते हैं गिर्द या उनकी बात कर तमाशबीन रही जो हैं? होते हैं, वैसे तो खैर बहुत कम तमाशबीन होते हैं इसमें, ज्यादातर तो ये ऐसी जगहों पे होता है जहाँ पे जी हिस्सा लेने वाले ही होते हैं, लेकिन चूंकि मोटरवे का किस्सा में 3-4 आदमी थे, सो वी कैन अज्यूम दैट अदर वर नॉट द एक्टिव पीपल, दे वर जस्ट सपोर्टिंग। सो सपोर्ट करने वाला भी उतना ही बिल्कुल मुजरिम है जितना कि करने वाला। और मेरा और मैं जो अभी बात इनके करने से पहले कर रही थी कि इट्स जो मीडिया वाले हैं, मोटिव समझना चाहिए कि आपने कोई सीरियल चला के उसमें आपने पैसे कमाने हैं, अपने चैनल की रेटिंग लेनी है, या आपने कोई सोसाइटी को बिल्कुल सर्व करनी है चीज। जैसे मैं और आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं, हमारा एक बिल्कुल पैसा भी इसमें इन्वॉल्व नहीं है, ना ही हमें ये फिक्र है कि हमारे इस प्रोग्राम की या इसकी जो भी हम बातें करते हैं उसकी हमें तो रेटिंग क्या गालियां ही आती है, पड़ती हैं, उसे हमारा कितने इनाम लोग गालियां शेयर होता करते हैं। है। गो क्या हम देखें तस्लीम, अब फ्रेंकली स्पीकिंग 4.5 साल पहले मैंने लिखना शुरू किया। 4.5 साल में अगर आप गालियों का नंबर एंड द क्वांटिटी अगर आप मेजर करना शुरू करें, उसी तो मेरा पे ख्याल है मेरे पास किताब लिख टन्स सकते ऑफ हैं। गालियां हैं। ठीक है, अभी बल्कि सालगिरह पे एक कमेंट आया हुआ था जिसे मैं पढ़ के बहुत हंसी। मैं बताना चाहूंगी आपको कि लोग देखिए किस कदर निचले लेवल पे आके, कि सालगिरह पे मैंने तस्वीर लगाई तो उन्होंने लिखा हुआ था, काश इनके अब्बा ने कॉन्डम यूज किया होता तो आज हमें इनकी शक्ल न देखनी पड़ी होती। तो मैं बहुत हंसी उसे पढ़ के, गो के हंसी एक तरीका होता है अपनी लाइक। तो मैंने कहा अब्बा जिंदा होते तो मैं जरूर पूछती अब्बा कॉन्डम क्यों नहीं यूज किया था लेकिन मेरे अब्बा ने तो मुझे बड़ी दुआओं से मांगा था, इसलिए आई डाउट के ही आई एम ए रिजल्ट ऑफ सम मिस्टेक और सम नॉट लाइक वांटेड बेबी। आई वाज अ वांटेड बेबी, बड़ा सख्त। तो लेकिन आप लोग देखें कि ये लिखते हुए उनके अंदर का फ्रस्ट्रेशन और उनके अंदर की नेगेटिविटी एक सेकंड में, एक जुमले में बाहर आती है। तो फिर आप सोचें कि वो अपने इर्द गिर्द की औरतों के साथ क्या उनका क्या वो तो हशर सोचते होंगे करते ना कि हैं। आप उनके हाथ लग जाएं तो फिर आपका हशर नशर करें। ओए होए 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 होए, मेरा ख्याल है मेरी तिक्का बेटी, मेरी तिक्का बोटी जो है वो होने में पल भर भी ना लगे। मेरा ख्याल है इतने लोग ताव खाए हुए बैठे हैं कि उनका बस चले तो वो मेरी वो कहते थे ना पिछले जमाने में गुद्दी से वो आपका जुबान खींच लेते थे टकाटक बना बादशाह, देंगे, के जो टकाटक कोई जो होता है। वो जो पिछले जमाने में बादशाह जबान नहीं खिंचवाया करते थे, जो भी जरा बदतमीज किरदार होता था, तो वो मेरा ख्याल है कि मुझे तो इतना बदतमीज किरदार लिया गया है कि जिसका भी बस चले उसका बस चले, इसकी जुबान खींच ले जिससे ये इतनी ज्यादा बुड़बुड़ करती है। और मजे की बात ये है कि आई एम नॉट ए वेरी लाइकेबल character, not only for the outsiders but people who know me even, क्योंकि मैं काफी ज्यादा खतरनाक किस्म के सच बोल देती हूँ और इतने खतरनाक किस्म के सच जो हैं वो हजम नहीं होते लोगों को। और मैं चूंकि I don't believe in the caste system, I don't believe in the class system, I don't believe in the ये gender inequality. So आप देखें कितनी चीजें हैं जो मुझे बहुत सारी जगहों से बाहर फेंक देती हैं, कास्ट, क्लास, जेंडर इनइक्वालिटी। तो जब मैं उससे खिलाफ बात करती हूँ तो बेतहा मतलब मैं तो अपने आप को ह्यूमैनिस्ट कहती हूँ ना, ह्यूमनिस्ट कहती हूँ कि बस मैं गो के लोग मुझे कहते हैं अच्छा तो खुद फिर आप अपना नाम, क्योंकि ज्यादा मैं एक सैयद घराने में पैदा हुई हूँ, तो आप अपने नाम के साथ काज़मी क्यों लगाती हैं?
अब प्रॉब्लम ये है कि मेरा ये नाम बाय बर्थ है और मेरे अब्बा की तरफ से दिया गया है, तो मैंने तो शादी के बाद भी चेंज नहीं किया। तो अब मैं इसको गो के आई एम नॉट प्राउड टू बिलोंग ए सैयद फैमिली और समथिंग लाइक दैट, लेकिन मैं ओपनली कहती हूँ कि मैं अब इसे चेंज नहीं कर सकती। लेकिन मैं आई स्पीक अगेंस्ट दैट कास्ट सिस्टम कि जो समझते हैं कि ओ जी असी जो सैयद हो गए थे, असी बड़े बड़े हो गए। ना कोई सैयद अपनी मर्जी से पैदा हुआ है उस फैमिली में, ना कोई नॉन सैयद उस फैमिली में पैदा हुआ है, ना कोई अमीर अपनी मर्जी से पैदा हुआ है, ना कोई गरीब अपनी मर्जी से पैदा हुआ है। सो अकड़ना किस तो बात बस है? यही हम जिद्दोजहद कर रहे थे जिसका जिक्र शास्ता ने किया कि तस्नीम बड़ी खपी हुई थी, और क्योंकि मुझे मेरे अंदर भी एक वो है कि मैं गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकती, चाहे वो कोई भी करे, मुझसे वो बर्दाश्त ही नहीं होती। मैं फिर जो दिल में आता है मैं वो कह जाती हूँ। और ग्रुप पे कहने का मतलब है कि बहुत सारे लोग बड़ा मुहतात होकर जवाब देते हैं, बहुत ही ना इधर है ना उधर है, बड़े बीच में चलने की कोशिश, ना उनको नाराज करना ना मुझको नाराज करना, दोस्तियां सबसे हैं। तो मैंने अभी मैं तो कहती हूँ हो नाराज, जिन्हें नाराज बिल्कुल होना है वो हो। मगर मसला ये, अभी मैंने बस यही जो शाइस्ता जिसका जिक्र करी, मैंने उनको ये लिखा कि भाई मेरा ये मसला था और मैंने ये मसले को इंडिकेट किया, मेरी तरफ से भी बहस खत्म हो चुकी है, हम अपना काम करते रहेंगे, जिसको अपना काम करना है वो अपना काम करे, हमें अपना काम करते हैं। तो चलें अब आप मुझे, हाँ ऑफ कोर्स, एक हाँ, मैंने मायरे वाला जो हम क्वेश्चन आप ड्रामे दे की रहे ही हैं। बात कर रहे थे और आपको मैंने लिख के भी भेजा था कि एक ड्रामा आजकल आ रहा है मायरे, और उसमें दिखाया गया कि वही जो हमारे यहाँ एक मजबूरियों की दास्तान होती है कि बाप को हार्ट अटैक हुआ तो भाई इसका बेटी 15 साल की उसकी शादी कर दो, मतलब हार्ट अटैक का जो सबब है वो शायद 15 साल की बेटी का होना है, उसकी शादी किससे करनी है? नहीं, वो ये वो है जाने कि वाला उसका एक कस्टोडियन जो है ना उसका जो है ना एक कस्टोडियन, उसका जो एक हाकिम है ना, वो चूंकि किसी रुखसत होने और, वाला है तो उसको हाँ फौरन किसी ना किसी खूंटे से दोबारा बांध दो ताकि उस खूंटे हाँ, से तो वो लड़की जो है ना वो जरा भी, हालांकि सोचने की बात ये है कि अगर आप एक फैमिली में तो हैं तो आपके चचा चचा हैं, चचा ताया या हैं, ताया के मामू बेटे से हैं, तो फूफा 17 साल हैं, के बच्चे से शादी कर दी गई ना। तो उन चचा ताया ने ये क्यों नहीं कहा कि आ मेरी बेटी मैं तुझे कॉलेज भेजता हूँ, शादी करने की क्या जरूरत है, मैं तुझे पैसे दूंगा। मतलब ये ड्रामा मैं आप और आप देखें बनाएंगे, इसके मुकाबले ठीक में है, ये, शायद प्रोड्यूस करेंगे। हाँ हम बिल्कुल जैसे बिल्कुल दीवाने बिल्कुल। बना तो सकते हैं ऐसे ड्रामा मैं ज्यादातर जिसमें लोगों हल को दिया ये जाए, कहती हूँ बिल्कुल कि जिसमें हल दिया मतलब जाए कि शादी आपको इज हार्ट नॉट द अटैक हल, हुआ है, और यू आर 15 साल वरिड की अबाउट बच्ची। योर डॉटर, तो why शादी is the hal, why chacha and taya cannot say that she is just like my daughter and I will support her, मैं इसे सपोर्ट करूंगा, मैं इसे कॉलेज भेजूंगा, अगर ये बड़ी होके पढ़ लिख के स्टिल इसने मेरे बेटे से शादी बिल्कुल करना चाहिए तो हम कर देंगे। लेकिन 15-16 साल की बच्ची को के बाप को हार्ट अटैक हुआ है और ताया के लड़के से शादी करनी है, पता नहीं ताया इट्स का अ लड़का है वो किसका, मोस्ट मैंने वो देखा नहीं इडियोटिक शायद किसका थिंग। लड़का है कोई कजन ही है मतलब। चले हाँ ए बी हाँ सी जिसका भी है, कजन शजन जिसका भी ए बी सी है, दिस इज द मोस्ट इडियोटिक थिंग इन द वर्ल्ड कि आप किसी लड़की की जिंदगी, यानी कि बिल फर्ज अगर उन लड़की लड़के में नहीं बन पाती तो फिर उस लड़की का क्या होगा, फिर वो डिवोर्स के बाद कहाँ जाएगी, और बिल फर्ज वो लड़का मर जाता है, हर तरह की ऑप्शंस है ना, तलाक हो सकती है, बेवा हो सकती है, then what will be the fate of that 15 साला बेवा एंड with a 15 baby साला डिवोर्स because लड़की, she's फिर उसके expecting now। बाद उसका एक, अच्छा, और फिर ये भी हार्ट अटैक का पार्ट एंड पार्सल था कि उसने 15 साल की उम्र में फौरन जाके आके से कहना है आओ अब मुझे प्रेग्नेंट भी कर दो, यानी अब्बा जान तो पता नहीं मरे हैं कि नहीं मरे, लेकिन अब्बा जान को ये चाहिए था कि 15 साल में ये जाके एक और लड़के की उसमें आ जाए, उसकी हिफाजत में, और जाके फिर प्रेग्नेंट भी हो जाए।
आप मुझे ये बताएं कि उसे प्रेग्नेंट करने का इससे क्या आता था? अगर आप इस तरह की चीजें दिखाते हैं और उसे कंडेम नहीं करते, तो इसका मतलब है कि यू आर अच्छा, थिंकिंग दैट दिस इज इसमें इसमें डूएबल। ताहिरा, नहीं, इसमें ये कुछ डॉक्टर्स का डूएबल है। दिखाया गया है जो इस पे कमेंट कर रहे हैं कि ये गलत है। तो कुछ का कहना था कि थोड़ा सा सेविंग ग्रेस ये था कि डॉक्टर्स ने ऑब्जेक्ट किया कि ये 15 साल की बच्ची है, ये प्रेगनेंसी इसकी है, ये बहुत एक खतरनाक चीज है। तो ये थोड़ा सा उन्होंने लिया। आपको पता है, मैं सॉरी बात, teenage pregnancy, complications of teenage pregnancy are world over known, and one of the biggest risk factor for the girls, pregnant girls बिल्कुल is teenage pregnancy। यानी टीनेज में तो उसको प्रेग्नेंट ही नहीं होना, उसकी अपनी बोन्स अभी डेवलप हो रही हैं, उसका अपना ब्रेन डेवलप हो रहा है, उसका अपना हार्ट डेवलप हो रहा है, उसकी अपनी बॉडी डेवलप हो रही है। तो आप कैसे 15 साल की एक बेबीश लड़की के अंदर एक और बच्चा डाल सकते हैं? बस यही आपसे मैं पूछना चाह रही थी, कैसे? मुझे मुझे यानी कि जो बनाने वाले हैं, जो करने वाले हैं, जो शादियां करने वाले हैं, मैं तो इस सारी सिस्टम से मैं तो इतनी आई फील फ्रस्ट्रेटेड एंड इतनी आई फील अपसेट कि मुझे लगता है कि लाइक वो लोग जो अपनी बेटियों के लिए ऐसा नहीं सोचते, वो डेफिनेटली एक फरिश्ता होते हैं। मुझे याद है कि मेरे आई डोंट नो, मैं मेडिकल कॉलेज के फर्स्ट ईयर में थी और कोई आंटी साहिबा जो है वो इस तरह रिश्ता लेकर आ गई और उन्होंने कहा कि चलो मेडिकल में तो चली गई है ना, तो आप इस तरह। तो मेरे अब्बा ने कहा नहीं, जब शादी का वक्त आएगा देन एट दैट टाइम वी विल सी। और मेरी अम्मा भी बड़ी फर्म थी, वो कहती थी ले, पंजाबी बोलती थी बड़ा, ले ब्याह दा की हो ही जांदा है, कादी काल पई है। And सोचें that my mother and father, they were both villagers, although they were very bright and very young, but their childhood and their upbringing was there, and then they came to the city and they made their life। लेकिन मेरी अम्मा के बहन भाइयों के बच्चों की शादियां धड़ाधड़ हो रही थी 15-16 साल की। मेरी सारी हम उम्र कजन्स की शादियां 15-16 में हुई, क्योंकि मेरी अम्मा के ज्यादातर रिलेटिव्स गांव में रहते थे और मेरी अम्मी हर वक्त जाके कहती थी की कर दे हो, एंड साथ लैंड दो एंड पढ़ाओ। सोचें कि एक ही नाना की नवासियां, एक ये है और दूसरी नाना की नवासी पता नहीं मैट्रिक करके कहाँ पाल रही होंगी बच्चों के बच्चे। हाँ, but it is just the, अब सोचें तो एक शख्स ने, यानी मेरे बाप ने पूरी जिंदगी बदल दी अपनी जनरेशन की। बिल्कुल। और एक मर्द ने, तो इससे तो ताहिरा ये भी साबित हो रहा है कि हम बिल्कुल भी मर्दों के खिलाफ नहीं। मुझे अपने वालिद पे फख्र है, आपको अपने वालिद पे फख्र है, सबको अपने, जिन्होंने अपनी बेटियों का साथ दिया है वो सारी बेटियां अपने वालिद पे फख्र करती हैं, उससे उन पे नाजा हैं एक तरह से, क्योंकि उन्होंने कभी हमें ये दिखा कि आप सोचिए ये कर लिया शादी हो जाएगी, मास्टर्स क्यों करना नहीं, मास्टर्स करो। कैसी खवातीन सिंगल स्टूडेंट्स हैं जो कि अपनी बेटियों की तालीम को उन्होंने सामने रखा है और उन्होंने अब इस बात से कतई नजर कि वो खुद क्या, उनकी एज और उनके साथ क्या हुआ है, वो अपनी बेटियों की तालीम और तरबियत के साथ साथ कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस उनका होना इस दुनिया में, सोसाइटी में एज एन इंडिपेंडेंट पर्सन उनकी क्या शनाख्त बनती है उसके ऊपर छोड़ा, इंस्टेड के जी जल्दी जल्दी शादियां कर दो और सर से जो है वो ये वाली इतनी सिंगल मदर होती है। आप सोचें कि मेरी अम्मी यानी मैं अपने बचपन में मैंने एक दफा लिखा भी था कि ज्यादातर माएँ बचपन से जो हेज जमा शुरू कर देती हैं, मिडिल क्लास खवातीन। हमारे घर में कभी कोई चीज जमा नहीं की गई थी, और बल्कि मैं हैरान हुआ करती थी कि मैं, मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं मेरी अम्मी ने मेरे लिए ये लेके रखा, कंबल लेके रखे, बर्तन लेके रखे। तो मेरी अम्मी वो सो लाइक मॉडर्न, शी वाज कहा करती थी
ऐसे पुरानी चीजें जमा कर करके रखो, जब बना वक्त ले। आएगा तो देखेंगे कि उस वक्त की क्या जरूरत है, ठीक है। और ऑल्दो दे वर नॉट लाइक कि बहुत रिच हो या सारा कुछ ठीक है, अच्छा था, लेकिन ऐसा नहीं था कि कोई दौलत फटी पड़ी है। सो जो मेरी अम्मी कहेंगे जी उस वक्त, बट माय पेरेंट्स वर, तो मैं ये मिसालें इसलिए देती हूँ कि आई बिलोंग टू ए मिडिल क्लास फैमिली। अगर एक मिडिल क्लास फैमिली के पेरेंट्स ऐसा कर सकते हैं, और बड़ी ट्रेडिशनल फैमिली, और वो अपनी बच्चियों को इतनी इजाजत दे सकते हैं, आगे से उनकी बच्चियां जो है, अब मेरी बच्चियां अमेरिका में पढ़ती हैं, और मेरे हस्बैंड ने भी कभी नहीं रोका या कहा कि ये और आगे नहीं जाएंगी। तो सी दिस इज अ थिंग कि आपने लड़कियों को एम्पावर करना है। आपकी सोसाइटी में चेंज यस, शादी से नहीं आएगी, आपकी चेंज सोसाइटी में नहीं आएगी, चेंज, मगर और आप ताहिरा इस्लाम का मसाइल जब, बहुत आएंगे जिनके और जब आप, जो सवालात अब शाइस्ता आपसे पूछेंगी वो सब ज्यादातर उसी का नतीजा है। तो चले शाइस्ता, हमारी गुफ्तगू हम यहाँ पे रोकते हैं। जी हाँ। बहुत सारे मैं सवालात थे कर, जो पिछले हफ्ते भी रह गए थे हमारे। हाँ बिल्कुल। अच्छा नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी आई एम नहीं। सो सॉरी, हम प्रोग्राम का हाँ टाइम ठीक भी है, बढ़ा सकते हैं, कोई बात नहीं, हम ज्यादा देर कर अगर लेंगे, इतने अगर सवाल हमने सारे है तो सवालों का बिल्कुल जवाब देना है ठीक तो इट्स नॉट ए प्रॉब्लम। बिल्कुल, मैं आपके साथ है। रहूंगी, पिछला हफ्ता हम कवर करेंगे, और जितने भी सवाल जी हैं जी, शायद बस बस अब मैं शुरू हो कर, जाए रैपिड फायर। हमारे पास और कमेंट्स में भी आ रहे हैं डॉक्टर तायरा, अगर आप देख रही हो द गो टू एक्सेसरीज वाला, अगर आप पढ़ सकें। मुझे कुछ कुछ आया था, क्या क्या लिखा है ताहिरा, यू शुड टॉक अबाउट हाउ यू अलाउड योर डॉटर टू बी अब्यूज, लाइक ये कौन है, गो टू एक्सेसरीज, पता नहीं ये क्या वो जो है, अच्छा ये चलिए फिर आप मेरे, मेरी बेटी से पूछ लीजिए और आप मेरे हस्बैंड से पूछ लीजिए, वो आपको बताएंगे कि व्हाट ठीक। इज बिहाइंड अच्छा, दैट। हम लोग जो हमें व्हाट्सएप पे सवाल रिसीव हुए ना, हम उसको भी शामिल करें। मेरे पास बिया का पहला सवाल है। हो सकता है ये सवाल आपको थोड़ा जाना पहचाना भी लगे, क्योंकि आपको याद है हमने इस्काते हम्बल के हवाले से एक पूरा एपिसोड किया था, लेकिन शायद इनका ये सवाल है और इन्होंने दूसरी दफा भी हमसे पूछा है। वो ये कह रही है मेरी आपी का बेबी होने वाला है और वो स्टिक में नहीं आता, पर यूरिन टेस्ट में आया है और अल्ट्रासाउंड करवाया तो पता चला बेबी 6 वीक्स का है, बट वो हार्ट बीट नहीं उसकी। डॉक्टर कहती हैं 1 वीक इंतजार करें और वरना अबॉर्ट करना पड़ेगा। मेडिसिन बहुत दी उनके बाद, लेकिन बहुत अरसे, ऑब्वियसली बहुत सालों के बाद बेबी हो रहा है, तो प्लीज हमें बताएं कि क्या मेडिसिन खाएं जिससे बेबी ठीक हो जाए। और उनका दूसरा सवाल ये है कि वो ये कह रही है उन्होंने अपनी डीएनसी करवाई थी और उसके बाद उनको बहुत ज्यादा पीरियड्स जो है वो जल्दी जल्दी होना शुरू हो गए हैं, तो कहती हैं उसकी क्या वजह है। अब दो सवाल हैं ये डिफरेंट। पहला सवाल ये है कि मिस्ड मिसकैरेज का अंदेशा है, जिसमें कार्डियक एक्टिविटी, चूंकि मैंने लिखा था कि कार्डियक एक्टिविटी ना आए तो वो मिस्ड मिसकैरेज होता है। तो मिसकैरेज का तरीका यही है कि आप 1 वीक या 2 वीक इंतजार करते हैं, उस पर अल्ट्रासाउंड पे देखते हैं। ऐसा कोई तरीका या कोई दवाई नहीं है कि अगर हार्ट बीट नहीं आनी तो वो आ जाए, वो बॉडी का अपना सिस्टम है। लेकिन ये है कि अगली दफा के, अगर इस दफा आपको ये प्रेगनेंसी टर्मिनेट करवानी भी पड़ी 2 हफ्ते के बाद अल्ट्रासाउंड करा के, तो अगली दफा याद रखिए कि फॉलिक एसिड और एस्प्रीन की गोली, इसे हम कहते हैं लो डोज एस्प्रीन। लो डोज एस्प्रीन 81 मिलीग्राम में आती है, कुछ लोग इसे बेबी एस्प्रीन भी कहते हैं। वो आपको कंसेप्शन से पहले शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि होता ये है कि मिसकैरेज, हार्ट बीट क्यों नहीं बनती कि बच्चे का माँ से जो ब्लड जो सर्कुलेशन एस्टैब्लिश होनी होती है वो नहीं हो पाती। तो जो बेबी एस्प्रीन है वो अगर आप कंसेप्शन से पहले से ले रहे हैं तो इससे आपके मिसकैरेज होने का चांस बहुत कम हो जाता है। और दूसरा सवाल जो है, जो कह रही हैं कि डीएनसी होने के बाद बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई थी, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर आपको ब्लीडिंग ज्यादा होती है पीरियड्स में किसी भी वजह से,
तो 2-3 तरीके हैं, या तो आप हार्मोनल टैबलेट्स खाएं, लेकिन अगर आप हार्मोनल टैबलेट्स नहीं खाना चाहते, और उसमें से सबसे कॉमन टैबलेट है फेमिला। फेमिला वही टैबलेट है जो 28 डेज की होती है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, लेकिन ये यानी कि क्या करना चाहिए, खानदानी मंसूबाबंदी की गोली है, लेकिन खानदानी मंसूबाबंदी की जो गोली है वो ब्लड लॉस भी कम करती है, ठीक है। अच्छा, और वो खा सकते हैं, लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो मायरीना नाम के नाम से एक कॉपर टी की तरह की चीज आती है। यानी कॉपर टी का नाम मैं इसलिए ले रही हूँ कि वो उससे सब वाकिफ है, लेकिन कॉपर टी खाली खानदानी मंसूबाबंदी करती है, मायरीना खानदानी मंसूबाबंदी भी करती है और पीरियड्स का ब्लड भी कम करती है। लेकिन कॉपर टी फ्रीली अवेलेबल है, मुफ्त अवेलेबल है। मायरीना जो है वो शायद 10,000 की आती है या कुछ इस तरह, लेकिन वो 5 साल के लिए है और इट्स वेरी वेरी इफेक्टिव। तो आप किसी अच्छी सी गायनोकोलॉजिस्ट से जाके अच्छा, लेकिन सवाल उनका था कि पीरियड जल्दी जल्दी आना शुरू हो गए, ब्लीडिंग तेज नहीं। वो सब कुछ जल्दी जल्दी भी जो आना शुरू हो गए वो भी मायरीना से ठीक हो जाएगा। और अगर मायरीना नहीं अफोर्ड कर सकते तो फेमिला 28 की गोलियां जो हैं वो 3 से 6 माह के लिए खा लें, वो ठीक हो जाएगा। अच्छा, ये दूसरा सवाल है। मेरी उम्र 32 साल है, कद 5 फुट है, गैर शादीशुदा हूँ। 2 साल कबल मेरा वजन 53 किलो हो गया, सर के बाल गिरना शुरू हो गए जिस पर गैर जरूरी बाल आने लगे, माहवारी में बेकायदगी शुरू हुई तो डॉक्टर से रुजू किया। डॉक्टर ने कहा पीसीओस हैं। अल्ट्रासाउंड में कुछ टेस्ट भी हुए, मैंने वॉक और वर्जिश को अपना मामूल बना लिया। चीनी उस वक्त से आज तक मुकम्मल बंद कर दी। हेल्दी डाइट अपना ली, मेरा वजन अब 46 किलो है, माहवारी भी ठीक है। जिस्म और सर के बालों के 35 डीएन 1 साल तक इस्तेमाल की, कुछ फर्क पड़ा, अब छोड़ दिया है, लेकिन मेरे सर के बाल बुरी तरह गिर रहे हैं, जिस्म पर गैर जरूरी बाल भी आ रहे हैं। इसका कोई हल बताएं या टेस्ट बता दें। बेसिकली हार्मोनल टेस्ट कराने चाहिए इनको कि वेट बिल्कुल ठीक है, हेल्दी डाइट खा रही हैं, तो कोई किसी और बीमारी की भी इंडिकेशन हो सकती है, क्योंकि आपके बाल और आपकी स्किन जो होते हैं वो ये जाहिर करते हैं कि हाउ हेल्दी इट इज, ठीक है। तो इसमें ये है कि अगर ये हार्मोन एनालिसिस कराना चाहती हैं, और कोई भी बच्ची अगर हार्मोनल एनालिसिस कराना चाहती है तो प्लीज नोट कर लीजिए, मैं हर दफा बताऊंगी, डे 2 ऑफ द पीरियड्स पे 6 हार्मोन्स करवाने चाहिए अगर आपने अपने हार्मोन्स चेक कराने हैं। ये बेसिक हार्मोन्स हैं हर औरत के लिए, और इससे तकरीबन आपका जो पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो स्क्रीन आउट हो जाता है। उसमें है FSH, F for fish, S for sun, H for hen, FSH, LH, TSH, ये 3 H हार्मोन्स हैं, और चौथा है ईस्ट्राडायोल, पांचवा है टेस्टोस्टेरोन, और छठा है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन अगर हाई हो तो वो भी बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो ये 6 हार्मोन्स जिनको इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है वो भी कर सकते हैं, जिनको पीरियड्स का मसला है वो भी कर सकते हैं, जिनको मेनोपॉजल प्रॉब्लम्स हैं वो भी कर सकते हैं, जिनको पोस्ट मेनोपॉजल में कोई और प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी कर सकते हैं। और इनफर्टिलिटी के लोग एक और हार्मोन कर सकते हैं। मैं इसलिए बता रही हूँ कि डॉक्टर्स जो हैं वो हर मरीज का सीबीसी करते रहते हैं। यानी मुझे बहुत सारे लोग मैसेंजर में मैसेज भेजते हैं, जी हमारे टेस्ट देख लें। टेस्ट क्या देखूं कि सीबीसी हुआ है? भाई सीबीसी में क्या देखना है, कुछ भी नहीं, हीमोग्लोबिन आएगा, बाकी और कुछ नहीं आता, या अनीमिया की पिक्चर आ जाएगी। तो जो ये वाले जो टेस्ट हैं ये बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होते, क्योंकि डॉक्टर्स भी जो एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं उनको नहीं पता होते। तो इनफर्टिलिटी का जो एक बड़ा स्पेसिफिक टेस्ट है वो है डे 21 प्रोजेस्टेरॉन। डे 21 का मतलब ये है कि अगर माहवारी का पहला दिन है तो आप पहले दिन से काउंट करके 21 डे तक पहुंचे और प्रोजेस्टेरॉन करवाएं। तो प्रोजेस्टेरॉन से आपको पता चल जाएगा कि अंडा बन रहा है कि नहीं। और जितने लोग पीसीओ कहते रहते हैं, जब तक आप प्रोजेस्टेरॉन नहीं कराएंगे पीसीओएस की कंफर्मेशन नहीं होती, क्योंकि पीसीओ बेसिकली अंडा ना बनने से होता है। तैयबा खान प्लीज रिपीट द हार्मोन्स। आप क्यों नहीं बाद में रिवाइंड करके वीडियो देख लेती? बेटे थोड़ा सा फैसिलिटेट हमें भी कर दिया करो।
तो डे 21 प्रोजेस्टेरॉन जो है वो बताएगा कि अंडा बनता है कि नहीं, और अगर अंडा बनता है तो देयर कैन नॉट बी पीसीओ, और अगर अंडा नहीं बनता तो फिर वो है पीसीओ। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है पीसीओ का, जिसको लोग सही तरह से ना समझते हैं, ना समझाते हैं, और ना ही उसका हल ढूंढते हैं। तो हर वो बच्ची जो समझती है कि जी उसको पीसीओ है और उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम है, प्लीज जाके डे 21 प्रोजेस्टेरॉन करा लो। डे 21 प्रोजेस्टेरॉन अगर 30 से ऊपर है तो वो नॉर्मल है, और अगर वो 30 से नीचे है तो इसका मतलब है अंडा नहीं बन रहा। सवाल ये है कि अंडा क्यों नहीं बन रहा, उसमें आपकी डाइट खराब हो सकती है, उसकी आप लैक ऑफ एक्टिव लाइफ यानी आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम है वो खराब हो सकती है, उसमें मोटापा खराब हो सकता है, यानी आपका बॉडी मास इंडेक्स जो है या आपकी बॉडी में फैट ज्यादा है वो हो सकता है, आपका थायराइड हार्मोन खराब हो सकता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन खराब हो सकता है। तो बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन पहला स्टेप ये है कि आप देखें कि प्रोजेस्टेरॉन नॉर्मल है कि नहीं। अच्छा जी, ये सवाल है, वो ये कह रही है कि I'll be 44-year-old this year, a mother of 2 kids delivered using epidural vacuum. My history is mitral stenosis, diagnosed and treated back in 2007. Later the same year I got married. I'm not on any prescribed medicine now and feel fine. Watch my weight too, which is 61.9 kilogram with height 5.5. My periods always used to be weak earlier since always, but for few years there was a missed period after every year. Later the gap is increased and I haven't got periods since May this year. Does it mean that I have menopause? If yes, what should I take to keep my bones strong and how to cope with? अभी मैंने हार्मोन्स बताए, पहले वो हार्मोन्स करें। इसमें चूंकि आपको पीरियड्स नहीं आ रहे तो आप सीधा जाके हार्मोन का टेस्ट कराएं, ठीक है, और सारे हार्मोन का टेस्ट जो 6 हार्मोन्स मैंने आपको बताए हैं वो कराएं। क्लियर कट पिक्चर, अगर किसी भी औरत ने अपने जिस्म की अंदरूनी सूरत हाल जाननी हो कि वो उसका अंदर का जिस्म क्या कह रहा है या किस तरफ जा रहा है, ये 6 हार्मोन्स कराने से 100% इंटरनल सूरत हाल सामने आ जाती है। ये आंसर अभी से लेके रहती दुनिया तक का है कि ये 6 हार्मोन्स यही रहेंगे। तो आप 6 हार्मोन्स जो हैं वो करवा लें, पता चल जाएगा आप पेरीमीनोपॉजल एज ग्रुप में हैं या पेरीमीनोपॉज, जो मीनोपॉज से पहले वाली एज होती है उसे पेरीमीनोपॉज कहते हैं। और पेरीमीनोपॉज में अगर पीरियड्स और हार्मोन्स गड़बड़ हो गए हैं तो तब सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करें, वजन कम करें, क्योंकि हड्डियां भुरभुरी होनी शुरू हो जाती हैं। और अगर आप वजन ज्यादा करेंगे तो देखें, अगर एक ऐसा स्केलेटन जो 40 किलो की बोरी उठा सकता है उस पर अगर आप 60 किलो की बोरी लाद देंगे तो फ्रैक्चर, जो बड़ी उम्र में फ्रैक्चर्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से होते हैं कि आपका वजन अप्रोप्रिएट नहीं होता, आपकी डाइट ठीक नहीं होती और हड्डियां बेइंतहा भुरभुरी हो चुकी होती हैं। भुरभुरी होने की वजूहात एक तो मेनोपॉज है और दूसरा मल्टीपल प्रेगनेंसीज हैं। जो लोग ये कहते हैं ना कि बच्चे पैदा करना करते जाओ, क्या फर्क पड़ता है, हमें तो पता ही नहीं चलता। सारी लड़कियों और सारी खवातीनों 50 से जब आप ऊपर गुजरेंगी तो फिर आपको पता चलेगा कि वो बच्चे कहाँ से बने थे और अब आपका जिस्म आपको क्या कह रहा है। सो प्लीज, मरना तो अपनी उम्र में ही है जाके, 70 पे, 80 पे, 90 पे। तो ये जो 50 के बाद वाले साल हैं इनकी हिफाजत जो है वो अभी से करना शुरू कर दें। ये है मेरा गायनी फेमिनिज्म। अच्छा जी, ये सवाल है मेरी नानी और दादी की आपस में बट्टा सट्टा शादी हुई, ये एक नस्ल। फिर दूसरी नस्ल, फिर उन्हीं दोनों की औलादों की शादी आपस में हुई। फिर अब मेरी शादी मेरे चाचू के घर हुई, यानी हम तीसरी नस्ल की आपस में हो रही है शादी। क्या ये ठीक है? सुना है कि इससे बच्चे नॉर्मल होने का चांस बढ़ जाता है। बिल्कुल भी नहीं ठीक, बिल्कुल भी नहीं ठीक। आप देखें कि अगर दरख्तों तक की और पौधों तक की क्रॉस ब्रीड करनी हो तो वो क्रॉस ब्रीड करते हैं ताकि हेल्दी आगे से पौधे सामने आए। जब आप बार बार वही वाला जेनेटिक मटेरियल आपस में मिलता जाएगा
तो हर जेनेटिक मटेरियल में बेइंतहा जीन्स ऐसी होती हैं जो एबनॉर्मल होती हैं। जब आप किसी दूसरी फैमिली में शादी करते हैं जिसका जेनेटिक मटेरियल आपके लिए बिल्कुल नया होता है, तो वहाँ चांस ये होता है कि कम से कम बीमारियां बच्चों की सामने आएंगे। लेकिन जब आप उसी फैमिली में बार बार शादी करते हैं तो सारी वो जेनेटिक बीमारियां जो कि दबी पड़ी होती हैं वो अगले किसी बच्चे में खुल के सामने आ जाती हैं। हमारे मुल्क में इसीलिए थैलेसीमिया जो है वो बहुत कॉमन है। थैलेसीमिया ट्रेट हमारे यहाँ बहुत कॉमन है, और अगर थैलेसीमिया 2 ट्रेट की शादी हो जाए तो आगे से बच्चा जो है वो थैलेसीमिक डिजीज बन जाता है। सो इसी तरह और भी बहुत सारी बीमारियां हैं। सो रिपीटेड शादियां, अब आपकी फैमिली को कानों को हाथ लगाना चाहिए और नहीं करनी चाहिए। जी, आई होप वो आपकी बात सुन ले। अच्छा, ये है जी पीरियड से रिलेटेड। यार इतना जोर लगा लगा के थक गए, कोई तो गल सुन लेंगे। अच्छा, वो कह रही है कि मेरी बेटी 12 साल की है, इसके पीरियड्स हुए आज 13 दिन हो रहे हैं बट ब्लीडिंग नहीं कम हो रही। लेडी डॉक्टर से कंसल्ट किया तो डॉक्टर ने ट्रांसमाइन 250 मिलीग्राम कैप्सूल दिए हैं जी। 2 डेज से खा रही हूँ बट ज्यादा फर्क नहीं हुआ। मतलब व्हाट शुड आई डू? लेकिन फैमिला 28 जो है वो एक ऐसी दवाई है जो खानदानी मंसूबाबंदी के लिए भी है, लेकिन वो सारी की वो खानदानी मंसूबाबंदी के लिए इसलिए है कि वो बच्चेदानी में जाके अपना असर करती है, ठीक है। लेकिन वो सारी प्रॉब्लम्स जिसमें माहवारी ज्यादा आती है या प्रॉब्लमेटिक आती है, फैमिला उसके लिए भी बहुत अच्छी है। तो इसलिए और बच्चियां जब प्यूबर्टी पे पहुंचती हैं, 12-13 साल की उम्र में पीरियड्स आने शुरू होते हैं, तो चूंकि अब आप ये देखें कि ब्रेन बता रहा है कि वो मैच्योर नहीं है और वो उसकी माहवारी को कंट्रोल नहीं कर सकता, तो इसलिए हम टीनेजर, बिल्कुल ये जो प्यूबर्टल गर्ल्स होती हैं छोटी सी, इनको हम फैमिला कम से कम 6 माह के लिए जरूर इस्तेमाल कराते हैं ताकि बाहर से हार्मोनल सपोर्ट दें जिस्म के बाहर से, और ब्रेन थोड़ा सा एक्टिव हो ताकि वो उसके पीरियड जो है वो कंट्रोल कर सके। ये डॉक्टर सारा सवाल है, वो ये कह रही है मेरा 6ठा महीना चल रहा है, हमल का शुरू से स्पॉटिंग का मसला है, बेड रेस्ट पर हूँ, अब कुछ टाइम से खून की जगह पानी बहुत निकल रहा है, किसी भी वक्त सोते हुए भी निकल जाता है पेशाब जैसा पानी। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे ब्लड प्रेशर भी हाई आ रहा है और शुगर भी आई है। टेस्ट में ग्लूकोफेज खा रही हूँ, इसके अलावा फेफुलविट कोई कुछ मेडिसिन लिखी हुई है इन्होंने, डेबहॉस्टन, ऑल्डोमेट खा रही हूँ, बराए मेहरबानी। एल्डोमेट। अच्छा, अगर पानी निकल रहा है और वो बिल्कुल क्लियर पानी है, विदाउट स्मेल है, तो इसका मतलब ये है कि वो उनके मेम्ब्रेन्स लीक कर चुके हैं। उन्हें बेसिकली अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए किसी अच्छी जगह से ताकि पता चले कि अल्ट्रासाउंड में कितना पानी अंदर है, और किसी गायनाकोलॉजिस्ट से एग्जामिन कराना चाहिए। एग्जामिन इस तरह करते हैं कि वजाइना में देखते हैं एक चीज डाल के कि अंदर से यूट्रस से अंदर क्या निकल रहा है, और अगर तो वो पानी निकल रहा है और 6 माह बच्चे की उम्र है और इनको साथ में शुगर भी है और साथ में ब्लड प्रेशर भी है, तो आई डोंट थिंक सो कि ये बच्चा जो है पाकिस्तान में सरवाइव कर सकेगा, क्योंकि पाकिस्तान में छोटी उम्र 6-7 महीने के बच्चे जो हैं वो सरवाइव नहीं करते। सर्वाइवल रेट जो है वो बहुत कम है। मेरी सारी की सारी बहनों से ये दरख्वास्त है कि अगर आप हेल्दी प्रेगनेंसी चाहती हैं तो प्लीज कम से कम मीठा और कम से कम कार्बोहाइड्रेट्स अपनी प्रेगनेंसी में इससे पहले खाएं, इसलिए कि जितना ये हमारे यहाँ ये मिथ है कि प्रेग्नेंट हुए तो जूसों के ढेर लग जाते हैं, जिसे जूस पिलाओ, से स्मूदी पिलाओ, से मिल्क शेक पिलाओ, और रबिश है। आपने अगर पीना है तो दूध पिए, दही खाएं। ओके, हाउ कैन वी आस्क क्वेश्चन डॉक्टर साहिबा? नंबर जो है वो अभी ये बताएंगी आपको शाइस्ता, और वैसे आप यहाँ पे भी क्वेश्चन लिख सकती हैं, लेकिन अगर आपको प्राइवेसी चाहिए तो आप उस नंबर पे हमें कर लीजिएगा मैसेज। तो आपका 0333 तो अगली दफा 019472 0333। ओके, तो मुझे याद करना पड़ेगा, लेकिन वो उम्मीद है कि वो लिख लेंगी। तो आप इस पे मैसेज कर दीजिएगा, आपका सवाल हम लोग शामिल कर लेंगे अगले प्रोग्राम में। तो आप लोग अपनी आदत बना लें
अगर आपके सवाल ना भी हों तब भी आप ये प्रोग्राम देखा करें कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कॉमन होती हैं और हेल्थ अवेयरनेस सुन के आपको समझ आ जाता है। जैसे अभी मैं ये कह रही हूँ कि हर प्रेग्नेंट औरत जो है उसको शुगर वाली चीजें, कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीजें, कम फ्रूट खाना चाहिए, तरबूज भर भर के, खरबूजे भर भर के, आम भर भर के नहीं खाने चाहिए। थोड़ा सा मैंने एक दफा फेसबुक पे एक पिक्चर लगाई थी कि मैं आम की 2-3 काशें रख के मैं खा रही थी, तो मैंने कहा मैं एक वक्त में इतना आम खाती हूँ, तो लोगों ने कहा उफ तौबा तौबा, ये आम की बेहुरमती है कि उसको। तो मसला ये है कि आप अपनी बॉडी में आम की सूरत में 1 किलो शुगर डालें या 100 ग्राम शुगर डालें, आपकी बॉडी उसका रिजल्ट आपको वैसा ही देगी। और अगर आप 1 किलो शुगर डालेंगे अपनी बॉडी में तो आपकी बॉडी जो है वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकती। डाइजेस्ट करने का मतलब ये नहीं है कि उसे हजम नहीं कर सकती, इसका मतलब ये है कि आप शुगर की तरफ 1 कदम नहीं बल्कि 4 कदम और आगे चले जाएंगे, क्योंकि शुगर पाकिस्तानियों की एथनिसिटी में आ चुकी है। यानी अब अनकरीब हर बंदा डायबिटिक होगा, वो सिर्फ इसलिए कि हमारी डाइट जो है वो उसमें सारी की सारी कार्बोहाइड्रेट शामिल हैं और हम दूसरी चीजें बिल्कुल शौक से नहीं खाते हैं। उसके अलावा हम इतनी ऑयली चीजें खाते हैं कि जिसकी वजह से वजन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो सारी प्रेग्नेंट औरतें वो ऑयली चीजें कम खाएं, शुगरी चीजें कम खाएं, कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीजें कम खाएं। मैं अपने मरीजों को कहती हूँ भाई खीरे खाना शुरू करो, मूलियां खाना शुरू करो, सलाद के पत्ते खाना शुरू करो, गाजरें खाना शुरू करो, और अगर अफोर्ड कर सकते हो तो ऑलिव्स बीच में डाल लो। लेकिन ये जो समोसे, पकोड़े और इस तरह की चीजें हैं, और जो ये जूसेस के डब्बे तो बिल्कुल ही नहीं पीने चाहिए, और जो फ्रेशली स्क्वीज जूसेस हैं जो लोग कहते हैं नहीं हम घर में बनाते हैं, घर में बनाने से भी वो उसमें बहुत ज्यादा शुगर एड अप हो जाती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको जिंदगी में शुगर ना हो और जिंदगी दवाइयों पे ना गुजारनी पड़े तो प्लीज अपना मुंह जिप कर लें। अगर जिंदगी दवाइयों पे गुजारनी है तो फिर बिल्कुल। और जहां सवालों की आपने बात की तो बहुत से सवाल हमने अपनी वेबसाइट www.axresearch.com.pk पे बहुत तफसील से जो डॉक्टर तायरा ने जवाब दिए हुए, चाहे वो पीरियड से हो, चाहे वो इनफर्टिलिटी से हो, चाहे इन्फेक्शन से हो, चाहे प्रेगनेंसी से हो, हमने ये सवालात तकरीबन हद से ज्यादा डॉक्टर तायरा से पूछे हैं और डॉक्टर तायरा ने हमें बहुत मुफस्सिल जवाब दिए हैं। ये जवाबात आप वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं और जो हमारा YouTube का चैनल है अक्स डिजिटल स्टूडियोज, वहां भी आप देख सकते हैं। आप सच माने आपकी बहुत से क्यूरीज जो हैं वो वहीं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स देख के भी आपको उनके जवाबात मिल सकते हैं। लेकिन वो डॉक्टर तायरा वाली बात, आपको थोड़ी एफर्ट अपनी भी डालनी पड़ेगी। अच्छा डॉक्टर तायरा, एक हमारे पास सवाल है, वो ये कह रही है मेरा नाम, अब उन्होंने लिखा है तो आई अज्यूम कि मुझे पढ़ देना चाहिए, या मैं नाम उनका नहीं पढ़ती। वो कहती है मैं फैसलाबाद से हूँ, मेरी उम्र 21 साल है, वजन 48 है, मुझे 3 साल से ज्यादा हो गए पीरियड्स नहीं हुए, एक बार भी मुख्तलिफ शहरों के मुख्तलिफ डॉक्टरों से चेकअप करवाया, कुछ नहीं पता, बस दवाइयां खाती हैं मुख्तलिफ, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बहुत ज्यादा दर्द होता है हर महीने, कमर में, पेट में। हार्मोन्स करवा के भेजें, वही वाले हार्मोन्स हम अगले वो जब भी इनका आएगा हार्मोन्स का रिजल्ट आएगा आप मुझे भेज दीजिएगा, मैं देख के बता दूंगी। हार्मोन्स क्लियर कट पिक्चर बता देंगे कि उनके अंदर क्या चल रहा है। दैट इज अ बेसिक स्टेप। और आई ऑलवेज फेल टू अंडरस्टैंड people what type of medicine they are practicing. I don't know. चले MBBS तो मैं माफी देती हूँ कि MBBS में आपका नॉलेज इतना ज्यादा नहीं होता, बहुत ही बेसिक सा नॉलेज होता है, लेकिन उसके बाद जब आप फील्ड में काम करना शुरू करते हैं तो मेरा ईमान ये है कि अगर आप किसी मरीज से पैसे लेकर उसका इलाज करते हैं तो आपको अपनी नॉलेज भी इजाफा करना है। खुद पढ़ के करें, आजकल तो पढ़ना ही बहुत आसान है, ऑनलाइन हर चीज आप पढ़ सकते हैं, लेकिन लोग एफर्ट नहीं डालते। मसला यही है, जैसे अभी हमने देखा है कि हमारे सवालों के जवाबों के सिलसिले में भी लोग एफर्ट नहीं डालते, हर चीज हलवा चाहिए बैठे बिठाए प्लेट में तैयार। इट्स नॉट पॉसिबल। और फिर जब कोई बंदा एफर्ट करके कहीं और होता है तो फिर वो कहते हैं हाय
ਇਹਨੂੰ ਇਹ किस तरह लब गया, सानू तो नहीं लबा। लबने का तरीका ये है कि आप दिन रात उसे लबे। सही बात है। और इतना आसान तो हमने कर दिया, एक्स डिजिटल स्टूडियोज जाएं, इतनी जबरदस्त किस्म की लिस्ट हमने बनाई, उसमें वो तमाम एपिसोड्स हमने डाले, हमने आपको सवाल छोटे छोटे करके वो आपके लिए चंक्स तक, बस वो छोटी सी देर लगती है आपको वो 3 मिनट का या वो 2 मिनट का जो है वो क्वेश्चन का आंसर सुनते हुए। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸੁਣੋ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। हाँ, साड़ा कोई कसूर नहीं, ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੱਥ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਹਰ ਚੀਜ਼। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਪ ही ना चुको तो की करिए, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਈਏ। अच्छा तस्लीम, क्या इरादे हैं, ये प्रोग्राम कंटिन्यू करना है या 53 हो गए हैं? नहीं, मेरे अगर कोई कोई बात बात नहीं, आप अहम पूछे सवाल है तो वो सवाल। करते हैं, वरना फिर अगले हफ्ते पे ही रखते हैं। मेरे पास तो वो, मैं तो अपने पास एक लिस्ट रखती हूँ, क्योंकि डॉक्टर तायरा कहती है मैं इंसानों का इलाज करती हूँ, तो सारे ही सवाल मेरे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, मैं डॉक्टर तायरा से करती हूँ। हाँ, अच्छा, मैं एक दो सवाल डाल देती हूँ। एक तो खातून है, वो डेरा गाजी खान से है, वो कह रही है मेरी उम्र 43 साल है, जुलाई में 16 को पीरियड्स अपनी दुरुस्त तारीख पर हुए, मगर 7 दिन पूरे होने के बाद भी जारी रहे, 10 दिन होने पर इख्तिताम हुआ, 9 अगस्त को दोबारा शुरू हो गए, अब फिर 10 दिन हो रहे। शुरू दिनों से नॉर्मल ब्लीडिंग, मगर बाद में बहुत कम या स्पॉट्स। क्या ये मेनोपॉज है? दिन या रात जो भी औकात हो, शदीद गर्मी महसूस होती है। 43 इयर्स के बाद अगर कुछ भी पीरियड्स में इरेगुलरिटी हो तो अपनी डायग्नोस्टिक डीएनसी करा के उसका जो मवाद निकलेगा वो लैब में चेक करा लें कि कहीं वो कैंसर ना हो। मुझे अभी थोड़े देर से पहले मैसेंजर में खातून ने कुछ इस तरह सा मैसेज किया था कि मुझे इस तरह से बहुत पीरियड्स आते हैं, डॉक्टर सफाई बता रहे हैं और मैं नहीं करवा रही, तो और वो इनफर्टिलिटी ट्रीट कराना चाह रही थी, लेकिन मैंने उन्हें एक ही जवाब लिखा। मैं एक आध लफ्ज का जवाब लिखती हूँ, इससे ज्यादा मैं नहीं लिख सकती, मैं बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड होती हूँ। तो मैंने कहा नहीं, सफाई जरूर कराएं। और सफाई कराने के बाद उनकी प्री कैंसरस स्टेज निकली। तो प्री कैंसरस स्टेज जो है वो अगर उसको हैंडल नहीं करेंगे तो वो क्लियर कट कैंसर में बदल जाएगी। तो प्री कैंसरस स्टेज भी खतरनाक होती है और उसका भी सफाई करा के जो मवाद निकलता है उसकी बायोप्सी कराने से ही पता चलता है। तो मैंने पहले भी कहा था और मैंने लिख भी चुकी हूँ, 40 खतरे की घंटी, 40 के आप हों और पीरियड्स इरेगुलर हो गए या कुछ भी हो गया पीरियड्स के साथ, प्लीज सफाई करवाइए। ओके, अच्छा जी, ये कह रहे हैं अच्छा ये फिर पीरियड से रिलेटेड है, मोर और लेस सेम ही है डॉक्टर तायरा। अच्छा, वो एक दूसरा है, वो ये कह रही है मेरा एक मसला है, मेरी 2 बेटियां हैं, दोनों दफा एपेस्टोमी हुई, इस दफा मुझे कुछ मसला लग रहा है जिसे मेरे इनर बॉडी एपिज़ोटमी स्वेलिंग है, बार बार इचिंग, बर्निंग है, एडिंग, और मेन थिंग आई फील द वाइड वे बिटवीन वजाइना एंड एनस। मुझे क्या करना चाहिए? मैं बहुत अनकंफर्टेबल हूँ। किसी क्या कहना चाहिए, कोई अच्छा सा लफ्ज यूज कर रही हूँ, सोच रही हूँ, किसी अनाड़ी ने इनकी एपिज़ोटमी की है। और एपिज़ोटमी का मतलब ये होता है कि वजाना में कट देना जब डिलीवरी होती है। तो और अगर वो कोई अनाड़ी दे तो चूंकि वजाना और जो पॉटी का रास्ता है वो बहुत करीब होता है, तो वो जो कट है वो पॉटी के रास्ते तक पहुंच जाता है, जिसे हम एनस कहते हैं। ये बहुत कॉमन है, मैं इसको लिख चुकी हूँ, क्योंकि लोग जो हैं उन्हें नहीं आता, ना कट देना आता है ना स्टिच करना आता है, डॉक्टर्स तक को भी नहीं आता। जो बेसिक एमबीबीएस डॉक्टर्स होते हैं या उससे भी थोड़ा सा ऊपर वाले होते हैं, उनको इतनी अच्छी ट्रेनिंग नहीं मिली होती। और जो लोग फिर नर्सों और एलएचवी से कराते हैं वो उनका तो बिल्कुल ही बेड़ा पार होता है। तो बेसिकली अब आपको जो एपिज़ोटमी मिली थी वो गलत मिली थी, अब वो खुल गया है रास्ता, और अब बात और मुश्किल हो गई है, क्योंकि जब
वो बात पुरानी हो जाए, फिर वो हमारे से निकल के कोलोरेक्टल सर्जन तक चली जाती है, क्योंकि वो सारे आजाद जो हैं वो आपस में यूं मुड़ तुड़ के मुरुंडा बन चुके होते हैं। उसके बाद वो खोलना किसी आम गायनोकोलॉजिस्ट के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके लिए खास एक्सपर्टीज चाहिए जो कि कोलोरेक्टल सर्जन होता है। खवातीन इसलिए जिससे भी डिलीवरी कराएं, और जब एपिजोटमी कराएं या नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी कराएं, तो प्लीज घर घर खुले हुए क्लिनिक्स में डिलीवरी मत करवाएं। अच्छी जगहों से डिलीवरी कराएं जिन लोगों को काम अच्छा, आता हो। एक लास्ट सवाल है, वो ये कह रही है मेरी उम्र 38 साल है, क्या इसके बाद बेबी करना जो है वो ठीक है? 40 तक किया जा सकता है विद कॉशन। बहुत सारे ऐसे टेस्ट होते हैं जो 35 के बाद अगर आप कराएं तो आपको प्रेगनेंसी के शुरू में आपको कराने चाहिए, और पता चल जाता है कि बेबी नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। लेकिन अगर बच्चे हैं पहले, तो फिर मेरा ख्याल है अगर किसी के 2 बच्चे भी पहले हैं 38 से पहले, तो फिर 38 के बाद ये रिस्क नहीं लेना चाहिए। इसके लिए बहुत सारे टेस्ट इन्वॉल्व हैं, प्लस बच्चा पालना भी तो होता है ना। बच्चा पैदा करना मुश्किल नहीं है, बच्चा पालना ज्यादा मुश्किल है। और आजकल जैसे बच्चों के जो हालात हैं, जो उसके बाद आप उसके पीछे आपको पेरेंटिंग जो है, दैट इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट थिंग। ऑलराइट, तो जी तस्नीम, मेरे पास सवालात यही इस दफा जो मुझे दिए गए थे वो यही। बिल्कुल ठीक शाइस्ता, बहुत सारे सवालात के हमने जवाब दे दिए। मेरे ख्याल से सुनने वालों को थोड़ी सी वो हुआ होगा कि हमने इस दफा सिर्फ बातें नहीं की, कुछ उनके सवालात भी हमने दिए। और नहीं, और मैंने जनरल बहुत सारा बताया है जिसमें बहुत सारे लोग अपने आप को उन सिचुएशंस में फिट इन करके अपने टेस्ट करवा सकते हैं। यानी चूंकि मैं यानी एक पेशेंट की स्पेसिफिक कंप्लेंट से, लेकिन उसके साथ मैंने चूंकि ऐड कर दिए हैं कि इस एज या इसके मुताबिक ऐसा है, तो आप अगर इसके इर्द गिर्द पाए जा रहे हैं इन सिम्टम्स के, तो जो टेस्ट मैंने बताए हैं वो आप करवा लें किसी अच्छी ऑथेंटिक लैब से, नॉट फिर वही गली खुली हुई लैब से। और उसके बाद आप रिजल्ट हमें भेज दें, तो हम आपके सवालों जवाब या टेस्टों के जो रिजल्ट हैं वो ये प्लीज आंसर मी डॉक्टर साहिबा। आप तैयबा खान, चलिए ये जो इन्होंने अगर क्वेश्चंस दिए होंगे वो हम अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में कर लेंगे वो सवालात आपसे। बिल्कुल, थैंक यू सो मच ताहिरा, बहुत शुक्रिया। ओके अगली दफा मुलाकात होगी। थैंक यू। थैंक यू।